रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। रोम का वर्ल्ड डोमिनेंस खत्म हुए सेंचुरीज बीत गई, लेकिन इसका कल्चर आज भी इन्फ्लुएंशियल है। इसकी फिलॉसफी, इसके अल्फाज, इसका आर्किटेक्चर आज भी दुनिया में पॉपुलर है। ये वो सुपर पावर था जिसने हिस्ट्री में पहली बार मॉडर्न आर्मी की बुनियाद रखी, जिसने एम्पायर को चलाने के लिए पहली बार सेनेट का सिस्टम बनाया, जिसने अपने रिपब्लिक पीरियड में तकरीबन 5 सदियों तक डेमोक्रेसी को सक्सेसफुली चलाया। कितनी ही मॉडर्न पॉलिटिकल टर्म्स जैसे कि रिपब्लिक, डिक्टेटर्स, सेनेट और वीटो ऐसी हैं जिन्हें रोमन पॉलिटिक्स से लिया गया है। एम्पायर के पीक पीरियड में इसकी पॉपुलेशन इतनी थी कि दुनिया का हर 5वां इंसान रोमन था। रोमन किंगडम, रिपब्लिक और एम्पायर के पीरियड्स को मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 2000 साल से भी ज्यादा रोम का डोमिनेंस रहा। ये कैसे पॉसिबल हुआ और फिर कैसे इस सुपर पावर का डाउनफॉल हुआ और क्यों हुआ, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। रोम की शुरुआत के बारे में बहुत सारी मिथोलॉजिकल स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। एक कहानी के मुताबिक 2 जुड़वा भाई थे, रोमुलस और रेमस, जिन्हें बचपन में नदी में बहा दिया गया था क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर मार्स की नाजायज औलाद थे। लेकिन किसी तरह ये बच्चे एक जंगल में जा पहुंचे जहां पर इनको एक भेड़िए ने देखा और इनको अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। फिर इन दोनों ने मिलकर टाइबर नदी के पास एक सेटलमेंट बनाया, लेकिन कुछ समय बाद शहर के कंट्रोल को लेकर दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें रीमस की मौत हो गई और फिर रोमुलस ने इस शहर को रोम का नाम दिया। ऐसी ही 2-3 और मिथोलॉजिकल स्टोरीज भी हैं रोम की शुरुआत के बारे में, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सब उस टाइम के रोमन हिस्टोरियंस ने अपने किंगडम को एक लेजेंडरी ओरिजिन स्टोरी देने के लिए बनाई थी। रोम की असल शुरुआत को जानने के लिए हमने मॉडर्न रिसर्च को एनालाइज किया और देखा कि कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोम 625 BC के आसपास एस्टैब्लिश हुआ था। शुरुआत में यह टाइबर रिवर के किनारे एक छोटा सा ट्रेडिंग सेंटर था जो धीरे धीरे एक शहर में बदल गया। उस समय इस रीजन को एट्रूरिया और लेटियम कहा जाता था। लोग छोटी छोटी विलेजेस में रहते थे और शायद इन्वेजन से बचने के लिए एकजुट हो गए, जिससे रोम की शुरुआत हुई। 600 BC से 510 BC तक के पीरियड को रोम का पीरियड ऑफ किंग्स माना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय राजा बनने का फैसला हेरेडिटरी बेसिस पे नहीं लिया जाता था। किंग्स को सेनेट नाम की रूलिंग बॉडी इलेक्ट करती थी। इस पीरियड के दौरान रोम में कुल 7 किंग्स बने। इस लिस्ट में आखिरी राजा का नाम लूसियस टार्क्विनियस सुपरबस था, जिसे टार्क्विन द प्राउड भी कहा जाता है। हिस्टोरियंस के मुताबिक वो एक टायरेंट था और फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे रोम के इतिहास को बदल दिया। लूसियस सुपरबस के बेटे पर आरोप लगा कि उसने एक नोबल वुमन लुक्रीशा के साथ जबरदस्ती की। यह खबर रोम में आग की तरह फैल गई और जगह जगह लूसियस सुपरबस के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आखिरकार जनता और नोबल्स ने मिलकर सुपरबस को सत्ता से हटा दिया और इसी के साथ 509 BC में रोम के रिपब्लिक पीरियड की शुरुआत हुई। रोम में अब एक गवर्नमेंट बनाई गई जिसको सेनेट का नाम दिया गया। सेनेट को 2 सेक्शंस में बांटा गया। एक सेक्शन का नाम पैट्रिशियंस था, जिसके मेंबर्स रिच और पावरफुल फैमिलीज से आते थे, और दूसरा सेक्शन था प्लीबियंस, जिसमें ज्यादातर मिडिल क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पैट्रिशियंस और प्लीबियंस मिलकर 2 लीडर्स को इलेक्ट करते थे, जिन्हें कॉन्सल्स बुलाया जाता था। आमतौर पर ज्यादातर पावर पैट्रिशियंस के पास होती थी और वो इस चीज का मिसयूज भी करते थे, जिसकी वजह से उनका प्लीबियंस के साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। रिपब्लिक पीरियड के दौरान रोम का काफी एक्सपेंशन हुआ। 338 BC तक रोम की टेरिटरी पूरे इटालियन पेनिनसुला तक फैल चुकी थी। इस एक्सपेंशन के दौरान कई कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे गए, जैसे 390 BC में पड़ोसी किंगडम गॉल्स ने रोम पर हमला किया और काफी तबाही मचाई, लेकिन रोम ने खुद को दोबारा बिल्ड किया। इसके बाद मिलिट्री लीडर कमेलूस की लीडरशिप में रोम ने आज के पूरे इटली पर कब्जा कर लिया। 264 BC से लेकर 146 BC के बीच रोम एक बार फिर युद्ध की स्थिति में चला गया। इस समय को प्यूनिक वॉर्स कहा जाता है। ये वॉर्स रोम और कार्थेज के बीच हुई थी। कार्थेज अफ्रीका के नॉर्दर्न कोस्ट पर स्थित एक बेहद शक्तिशाली सिटी स्टेट था, जो आज के टूनीजिया के आसपास के रीजन में आता है।
कुल मिलाकर 3 प्यूनिक वॉर्स लड़ी गई। पहले 2 वॉर्स के बाद रोम ने वेस्टर्न मेडिटेरेनियन को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें स्पेन और सिसिली का आइलैंड भी शामिल था। इस दौरान रोम ने कार्थेज के लेजेंडरी जनरल और मिलिट्री टैक्टिशियन हैनिबल को भी हरा दिया था। हैनिबल की कहानी इतनी दिलचस्प है कि इस पर एक अलग ही वीडियो बन सकती है। 149 और 146 बीसी के बीच थर्ड प्यूनिक वॉर लड़ी गई और इसमें रोम ने कार्थेज को बहुत बुरी तरह हरा दिया। वॉर जीतने के बाद रोम ने पहले तो कार्थेज में जमकर लूटपाट की, फिर पूरे शहर को जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रीक हिस्टोरियन अपियन अपनी किताब में लिखते हैं कि थर्ड प्यूनिक वॉर में कार्थेज के करीब 2 लाख लोगों की मौत हुई और जो 50,000 लोग जिंदा बचे उन्हें गुलाम बना लिया गया। इसके बाद रोम ने ईस्ट की ओर अपना एक्सपेंशन शुरू किया। सबसे पहले मैसेडोनिया किंगडम को हराया, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के 200 साल बाद भी एक माइटी किंगडम था। रोम को उसकी मिलिट्री विक्ट्रीज ने न सिर्फ नई टेरिटोरीज और सोना दिया, बल्कि इन जीते हुए राज्यों के कल्चर और सोसाइटी का भी रोम पर गहरा असर पड़ा। अगर आप कभी किसी इटालियन सिटी में घूमने जाओगे तो देखोगे कि रोम ने ग्रीक आर्किटेक्चर, रिलीजियन और आर्ट के कई एस्पेक्ट्स को अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट किए हैं। ग्रीक फिलोसोफर्स के राइटिंग्स ने रोमन थिंकिंग और फिलॉसफी को बहुत इन्फ्लुएंस किया। 100 BC तक मिलिट्री पावर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ने रोम को एक सुपर पावर बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे रोम बड़ा होता गया, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी दिखने लगे, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी और सिविल वॉर्स होने लगे। जो भी लीडर्स गरीबों के लिए आवाज उठाते उनको असैसिनेट कर दिया जाता, जिसके बाद दूसरे लीडर्स गरीबों की मदद करने से डरने लगे। कुछ लीडर्स ने पॉलिटिकल चेंज के लिए वायलेंट तरीके भी अपनाए, लेकिन उनको भी मार दिया गया। इसके बाद रिपब्लिक बहुत अनस्टेबल हो गया और फिर से सिविल वॉर्स शुरू हो गए। ऐसे सिचुएशन में अक्सर डिक्टेटोरियल लीडर्स फायदा उठाते हैं। ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ और रोम को मिला अपना सबसे बड़ा डिक्टेटर। साल था 58 BC। रोम ने जूलियस सीजर को इटली के एक प्रोविंस का गवर्नर बनाया और गॉल के बचे हुए रीजन्स को जल्दी से अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी। गॉल एक सेल्टिक लोगों की ट्राइब थी जो आज के फ्रांस, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, जर्मनी के कुछ हिस्सों में आता था। लेकिन गॉल पर कब्जा करना सीजर के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि गॉल्स एक इंडिपेंडेंट ट्राइब था और उनको किसी के रूल के अंदर होना बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो उन्होंने वर्सिंगेटोरिक्स को अपना लीडर चुना और सीजर के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए। इस जंग को गैलिक वॉर्स कहा जाता है, जो 58 BC में शुरू हुई और अगले 6 साल तक चलती रही। 52 BC में सीजर ने गॉल की एक प्रमुख सिटी अलीजिया को महीनों तक घेर के रखा, जिससे गॉल के लोग भूख से मरने लगे और जो लोग बचे थे उन पर हमला करके मार दिया। इस बैटल को जीतने के बाद ये कहा जा सकता है कि सीजर ने वॉर भी जीत ली। बायोग्राफर प्लूटार्क लिखते हैं कि इस वॉर में सीजर और उसकी आर्मी ने 30 लाख गॉल्स के खिलाफ जंग लड़ी और उनके 10 लाख लोगों को मार दिया और 10 लाख लोगों को गुलाम बना लिया। गॉल के कॉन्क्वेस्ट ने सीजर को रोम में काफी पॉपुलर बना दिया। सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर से सेनेट में इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। इसी वजह से सेनेट ने सीजर को अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स खत्म कर गॉल से वापस आने के ऑर्डर्स दिए और इसके जवाब में सीजर ने जो किया वो पूरे रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को बदलने वाला था। सीजर ने सेनेट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया। इसके बाद सीजर ने 2 और रोमन जनरल्स, ग्नेउस पोम्पियस मैग्नस और मार्कुस लिसिनियस क्रेसस के साथ एक अलायंस फॉर्म किया, जिसे ट्रायम्विरेट के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोम्पे सीजर का दामाद था। ट्रायम्विरेट की पॉपुलैरिटी रोम में इतनी बढ़ गई कि ये तीनों मिलकर रोम की पॉलिटिक्स और नैरेटिव को कंट्रोल करने लगे। कुछ समय तक सीजर के लिए सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन फिर हर पॉलिटिकल अलायंस की तरह ट्रायम्विरेट में भी प्रॉब्लम शुरू हो गईं। सबसे पहले क्रासस ने सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर कुछ ऐसा करना चाहा कि उसकी पॉपुलैरिटी भी सीजर के बराबर हो जाए। इसी चक्कर में 53 BC में क्रासस ने पार्थियन एम्पायर के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया, लेकिन वो ये बैटल हार गया, जिसमें उसकी मौत हो गई।
कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि क्रासस को कैप्चर किया गया और उसके मुंह में पिघला हुआ सोना डाला गया। क्रसस की डेथ के बाद अब सीजर और पॉम्पे के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गई। सीजर को हराने के लिए पॉम्पे ने रोमन सेनेट से हाथ मिला लिया और इसके बदले सेनेट को सीजर की बढ़ती पॉपुलैरिटी के खिलाफ एक चेहरा मिल गया जो उसे टक्कर दे सके। 49 बीसी में सेनेट की वार्निंग्स के बावजूद सीजर रोम की तरफ अपनी आर्मी लेकर बढ़ा और रूबिकॉन रिवर को पार किया। बेसिकली सीजर को अपनी पावर दिखानी थी। इस एक्सट्रीम एक्शन की वजह से सेनेट और पॉम्पे के खिलाफ सीजर की सिविल वॉर शुरू हो गई, जिसको सीजर्स सिविल वॉर कहा जाता है। 1 साल तक ये वॉर चलता रहा और अल्टीमेटली 48 बीसी में सीजर की फोर्सेस ने पॉम्पे की आर्मी को बैटल ऑफ फार्सलस में हरा दिया, जिसके बाद पॉम्पे को इजिप्ट भागना पड़ा, जहां उसे किंग टॉलमी ने धोखे से मरवा दिया ताकि उसे सीजर का सपोर्ट मिल सके। इसी के साथ अब रोम का पूरा कंट्रोल सीजर के पास आ गया। मौके का फायदा उठाते हुए सीजर ने अपने आप को रोम का डिक्टेटर फॉर लाइफ घोषित कर दिया। सीजर की रोम पर तानाशाही 49 बीसी से लेकर 44 बीसी तक चली। इस 5 साल के सीजर के रूल के दौरान रोम काफी डेवलप भी हुआ। उसने कई रिफॉर्म्स लाए जिससे गरीब लोगों को भी फायदा हुआ। पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और बिल्डिंग्स ने सीजर की पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। लोगों को लगने लगा था कि सीजर उनके लिए एक मसीहा बनकर आया है। उसे एक डेमी गॉड की तरह फॉलो किया जाने लगा। हालांकि सेनेट ने सीजर को ऑफिशियली डिक्टेटर मान लिया था, फिर भी सेनेट में कुछ लोग इसके खिलाफ थे और वो रोम से डिक्टेटरशिप हटाकर वापस रिपब्लिक बनाना चाहते थे। इसमें सीजर के करीबी साथी गायस कैसियस लॉन्गिन्स और मार्कस जूनियस ब्रूट्स भी शामिल थे, जिनको लग रहा था कि सीजर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इवेंचुअली इन दोनों ने कुछ और सेनेटर्स के साथ मिलकर सीजर को असैसिनेट करने का प्लान बनाया। मार्च 1544 बीसी के दिन सेनेट की एक मीटिंग चल रही थी जिसमें सीजर भी शामिल था। कुछ सेनेटर्स ने एक पिटीशन दिखाने के बहाने सीजर को घेर लिया और अचानक से सीजर पर चाकू से अटैक करना शुरू कर दिया। इसके बाद सीजर को लगातार 23 बार स्टैब किया गया। हमले के बीच में सीजर की नजर ब्रूटस पर पड़ी, जिसे वो अपना बेटा मानता था, जिसके बाद सीजर ने कहा, "ए टू ब्रूट, मतलब तुम भी ब्रूट्स", जो कि उसके लास्ट वर्ड्स माने जाते हैं। अससिन्स को लगा कि वो सीजर को मारकर पावर अपने हाथ में ले लेंगे, लेकिन सीजर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि रोम के सारे सिटीजन्स सेनेट के खिलाफ खड़े हो गए। सीजर की मौत ने रोम को एक बार फिर सिविल वॉर में धकेल दिया। यहां पर एंट्री होती है सीजर के ग्रैंड नेफ्यू ऑक्टेवियन की, जिसे सीजर ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। ऑक्टेवियन ने सीजर के करीबी दोस्त मार्क एंटनी और लेपिडस के साथ सेकंड ट्रायम्विरेट बनाया और सेनेट के खिलाफ जंग छेड़ दी। 42 बीसी में बैटल ऑफ फिलिपे में तीनों ने सेनेट को हराकर पावर हासिल कर ली। इसके बाद वेस्ट रोमन एम्पायर का कंट्रोल ऑक्टेवियन को दिया गया। मार्क एंटनी ने ईस्ट को कंट्रोल किया और लेपिडस को नॉर्थ अफ्रीका दिया गया। लेकिन बाद में ऑक्टेवियन ने लेपिडस को साइडलाइन कर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुछ सालों तक ऑक्टेवियन और मार्क एंटोनी ने मिलकर रोम पर हुकूमत चलाई, लेकिन ये अलायंस भी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक सका। जब मार्क एंटोनी ईस्ट रोमन एम्पायर को रूल कर रहा था, तभी उसकी दोस्ती हुई क्लियोपैट्रा से और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक समय पर क्लियोपैट्रा का सीजर के साथ अफेयर था और दोनों का एक बेटा भी था। यह सुनकर ऑक्टेवियन को लगने लगा कि अब मार्क एंटनी दूसरे अलायंसेस बनाकर अपनी पावर को बढ़ाने का प्लान कर रहा है। इसके बाद दोनों के बीच अब ट्रस्ट इश्यूज होने लगे और ऑक्टेवियन ने मार्क एंटनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये कहकर कि मार्क एंटनी अब क्लियोपैट्रा को रोम की क्वीन बनाना चाहता है और वो रोमन उसूलों को भूल गया है, और इवेंचुअली उसे गद्दार घोषित कर दिया। जवाब में मार्क एंटनी ने ऑक्टेवियन की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया और कहा कि रोम पर उसका कोई क्लेम नहीं, क्योंकि वो सीजर का असली बेटा नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच जंग शुरू हो गई और काफी बैटल्स के बाद 31 बीसी में बैटल ऑफ एक्टियम हुई, जिसमें ऑक्टेवियन की नेवल फोर्सेस ने एंटनी और क्लियोपैट्रा की फ्लीट को हरा दिया, जिसके बाद दोनों इजिप्ट भाग गए।
लेकिन ऑक्टेवियन ने उन्हें वहां भी नहीं छोड़ा और अपनी आर्मी भेजकर उन्हें 1 साल तक घेर के रखा। फिर 30 ईस्वी में एंटोनी और क्लियोपेट्रा ने हार मान ली और दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद ऑक्टावियन को रोम का पहला एम्परर घोषित किया गया और उसने ऑगस्टस का नाम अपना लिया और इसी के साथ शुरुआत हुई रोमन एम्पायर की। ऑगस्टस का रूल 41 साल तक चला और इस पीरियड को पैक्स रोमना यानी रोमन पीस कहा जाता है। ऑगस्टस से पहले रोम में कोई ना कोई युद्ध या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती ही रहती थी और लोग इससे तंग आ चुके थे। इस वजह से अगस्टस के स्थिर शासन को लोगों ने बहुत पसंद किया। अगस्टस एक बहुत ही कैपेबल एम्परर था। उसने अपने एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट्स रोके, कई प्रोग्रेसिव लॉज लाए और आर्किटेक्चर पे भी फोकस किया। ये डिसीजंस ऑगस्टस को बाकी रोमन एम्परर्स से अलग करते हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ज्यादातर रोमन एम्परर्स अय्याश थे और रूल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। साल 14 एडी में 75 साल की उम्र में ऑगस्टस की नेचुरल कारणों से मौत हो गई। अगस्टस के मरने के बाद उसे एक भगवान माना जाने लगा और ये बिलीफ रोमन एम्पायर के अंत तक चला। यहां तक कि जो अगस्त महीना है वो भी अगस्टस के नाम पर ही रखा गया है। ऑगस्टस के बाद उसके एडॉप्टेड बेटे टाइबेरियस ने 22 साल तक रूल किया। टिबेरियस का रूल वही दौर था जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई कर दिया गया। टिबेरियस के मरने के बाद एम्परर बनने की बारी आई उसके एडॉप्टेड बेटे कलिगुला की, जो एक पागल और क्रूल एम्परर के रूप में जाना जाता है। कलिगुला कई बेगुनाह लोगों को कॉन्स्पिरेसी के आरोप में मरवा देता था। इस पागलपन से पूरा सेनेट गुस्से में था। इसी तरह कलिगुला की हुकूमत 3 साल तक चलती रही और फिर 41 AD में एक दिन जब कलिगुला अपने लंच के लिए एक अंडरग्राउंड पैसेज से जा रहा था, तब 2 गार्ड्स ने उसका मर्डर कर दिया। हालांकि ये कभी नहीं पता चल सका कि ये किसने करवाया। कलिगुला की मौत के बाद उसके चाचा क्लॉडियस को एम्परर घोषित कर दिया गया। क्लॉडियस का शासन 13 साल तक चला। कहा जाता है कि क्लॉडियस खाने का बहुत शौकीन था और ज्यादातर वक्त अय्याशी में बिताता था। उसकी कई वाइफ्स थीं, जिनमें से एक थी अग्रिपीना, जिसने उसे पॉइजन देकर मार दिया और अपने नाजायज बेटे नीरो को एम्परर बना दिया। नीरो के रूल को रोमन एम्पायर पर सबसे बड़े दाग की तरह देखा जाता है। 54 AD में 16 साल की उम्र में एम्परर बनने के बाद नीरो ने ऐसी कुछ चीजें की जिसने लोगों को हैरान कर दिया। नीरो ने सबसे पहले अपनी ही मां को मार दिया, क्योंकि वो उसे बहुत कंट्रोल करने लगी थी। इसके बाद उसने ट्रेजरी को फिजूल खर्चों से खाली कर दिया, जिससे किंगडम में भारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई और जिसने भी इस एक्शन पर सवाल उठाया उसे मार दिया। बायोग्राफर स्वेटोनियस नैरो के बारे में लिखते हैं कि नीरो हर तरह के बुरे काम करता था, जैसे इंसेस्ट, एनिमल क्रूअल्टी और बिना बात के लोगों को मार देना। फिर एक दिन अलेजिडली नीरो ने पूरे रोम में आग लगवा दी और इसका ब्लेम क्रिश्चियंस पर डाल दिया, क्योंकि उस समय क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर के लिए एक थ्रेट की तरह देखा जाता था। खैर, तो इसी फायर इंसिडेंट से एक फेमस कोट निकली जो आज भी लोग डिक्टेटर्स के लिए यूज करते हैं, नीरो फिडल्ड व्हेन रोम बर्न्ड। हालांकि इसका कोई प्रॉपर एविडेंस या सोर्स नहीं है कि नीरो ने ऐसा किया था। वैसे भी फिडल तो नीरो के मरने के 1000 साल बाद बनाया गया था, तो इस कहानी पर यकीन करना मुश्किल है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि नीरो के एनिमीज ने ही ये स्टोरी मैन्युफैक्चर की हो उसे डिफेम करने के लिए। जो भी हो, लेकिन उस समय पे रोम में आग लगी, इसके एविडेंसेस हैं। और इस इंसिडेंट के बाद रोम के लीडर्स का पेशेंस अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। मौके का फायदा उठाकर स्पेन के गवर्नर सर्वियस सल्पिसियस गाल्बा ने नीरो को थ्रोन के लिए चैलेंज किया। गल्बा के लिए बढ़ते सपोर्ट को देखकर नीरो को समझ आ गया कि अब उसका रूल खत्म होने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए उसे रोम से भागना पड़ा और इसके बाद सीनेट ने नीरो को एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पकड़े जाने और पब्लिक एग्जीक्यूशन की शर्म से बचने के लिए नीरो ने 30 साल की उम्र में अपनी जान ले ली। क्योंकि नीरो का कोई ऑफिशियल औलाद नहीं था, इसलिए जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी, जो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ऑगस्टस के समय से चली आ रही थी, वो नीरो के साथ ही खत्म हो गई। नेरो की मौत के बाद अगला साल ईयर ऑफ द 4 एम्परर्स के नाम से जाना गया। साल था 69 ईस्वी। सेनेट के बैकिंग के साथ गल्बा को एम्परर चुना गया।
देखा जाए तो गाल्बा नेरो से कुछ कम नहीं था। गाल्बा ने अपने करप्ट दोस्तों के फायदे के लिए रोमन आर्मी का पेमेंट कुछ समय तक रोक दिया, जिसकी वजह से आर्मी में फिर से रिवॉल्ट्स शुरू हो गईं। लोअर जर्मनी के रोमन लीजियन ने जनरल आउलुस विटेलियस को अपना एम्परर घोषित कर दिया, लेकिन इससे पहले कि फिर से सिविल वॉर होती, गल्बा के प्रेटोरियन गार्ड यानी उसके बॉडीगार्ड्स ने गल्बा को मार डाला। ये दूसरी बार था जब एम्परर के बॉडीगार्ड्स ने अपने ही एम्परर को असैसिनेट किया। जनरल ऑलुस विटेलियस एम्परर बनने का एक बड़ा दावेदार था, लेकिन सेनेट ने अपने ही एक सेनेटर ओथो को एम्परर बनाया क्योंकि सेनेट में वो काफी इन्फ्लुएंशियल था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओथो भी गल्बा का सपोर्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ हो गया। ओथो की इमेज एक पीसफुल और अच्छे लीडर की थी। थ्रोन पर बैठते ही उसके सामने विटेलियस और उसकी मिलिट्री से डील करने का एक बड़ा चैलेंज था। ओथो एक पीस सेटलमेंट चाहता था, लेकिन विटेलियस को ना शांति से मतलब था और ना ही वो अपनी एम्परर बनने की एम्बिशन को छोड़ने वाला था। फिर दोनों की आर्मीज के बीच एक लंबी लड़ाई चली, लेकिन ओथो की आर्मी को बेड्रियाकम की बैटल में भयंकर हार का सामना करना पड़ा। रोमन हिस्टोरियन और सेनेटर कैसियस डियो ने लिखा कि उस दिन बैटलफील्ड पर 40,000 रोमन सोल्जर्स की मौत हुई थी। जब ओथो को यह पता चला तो उसने इस लड़ाई को अपनी तरफ से रोक दिया। हिस्टोरियंस का मानना है कि अगर वो कंटिन्यू करता तो वो जीत सकता था, लेकिन ओथो अपने सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था और फिर हजारों सोल्जर्स की मौत का सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। यह काफी अफसोस की बात है कि ओथो का रूल सिर्फ 3 महीने तक चला, क्योंकि अगर उसे मौका मिलता तो वो एक काफी संवेदनशील और अच्छा एम्परर होता। जहां रोमन एम्परर ज्यादातर नार्सिसिस्ट और ग्रीडी हुआ करते थे, वहां ओथो का नाम हमेशा एक ईमानदार एम्परर के तौर पर लिया जाता है। ओथो की मौत के बाद विटेलियस अपनी आर्मी के साथ रोम पहुंचा और उसके सोल्जर्स ने सबसे पहले तो रोम के लोगों को मारा और लूटा और औरतों को भी नहीं बख्शा। और फिर सेनेट ने हार मानकर विटेलियस को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। विटेलियस को अगर एक सोशियोपैथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसने अपने आप को सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया और एक डिक्टेटर की तरह हुकूमत करने लगा। आम लोगों पर जुल्म बढ़ने लगे और ऐसा लगने लगा कि रोम एक डार्क एज में जा चुका है। अब रोम को एक सेवियर की जरूरत थी जो उसको जल्दी मिलने वाला था। रोमन आर्मी के एक हिस्से ने अचानक रिवोल्ट शुरू कर दिया और अपने कमांडर टाइटस फ्लेवियस वेस्पेसियन को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। फिर एक लंबी वॉर चली और आखिर में वेस्पेसियन की आर्मी रोम में घुस गई। जब विटेलियस को यह समझ में आ गया कि वो जंग हार रहा है, तो उसने शहर से छुपकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको घसीटकर रोम के लोगों के बीच लाया गया, जहां उस पर लोग थूकने लगे। फिर उसे बुरी तरह टॉर्चर करके मार दिया गया और उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया गया। दिसंबर 22, 69 AD को सेनेट ने वेस्पेसियन को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। ये एक लंबे पीरियड के रोमन टर्मोइल का एंड था और एक नए पीसफुल और खुशहाल रोमन एम्पायर के दौर की शुरुआत हुई, जिसे फ्लेवियन डायनेस्टी के नाम से जाना गया। वेस्पेसियन के रूल में कोलोसियम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो कि आज भी दुनिया का एक सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वेस्पेसियन एक इंटेलिजेंट और अच्छा पॉलिटिशियन था। उसने लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर किया और रोम के एलीट क्लास और कॉमन सिटीजन्स दोनों का ख्याल रखा। उसने सेनेट की पावर को पूरी तरह रिस्टोर किया और कई रिफॉर्म्स इनैक्ट किए जो पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करते थे। वेस्पेसियन का रूल लगभग 10 साल चला और उसके मरने के बाद उसका बेटा टाइटस एम्परर बना, जो पहला बायोलॉजिकल बेटा था किसी भी रोमन एम्परर का जिसने अपने पिता को सक्सीड किया। टाइटस के बाद उसके भाई डोमिशियन एम्परर बना, लेकिन उसे असैसिनेट कर दिया गया। इसके बाद 96 AD से 192 AD के पीरियड को द एरा ऑफ द गुड एम्परर्स कहा जाता है। इस पीरियड में ट्रेजन को उसके लोगों ने सबसे अच्छा एम्परर माना। इसी दौरान रोम 1 मिलियन लोगों वाला शहर बना और एम्पायर का एरिया अपने इतिहास का सबसे हाईएस्ट नंबर पर पहुंचा। रोम ने नए रीजन को रोड्स के जरिए कनेक्ट किया,
ये सिस्टम अभी तक यूरोप की ट्रांसपोर्ट मैप को डिफाइन करता है। ट्रेजन की रूल के बाद एम्परर हेड्रियन ने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया, ब्रिटेन में बड़ी बड़ी फोर्ट्स बनाई और रोम में पैंथियन बनवाया। पैंथियन के अंदर हैड्रियन ने अपने लवर एंटोनियस की पेंटिंग्स भी बनवाई, जो आज भी देखी जा सकती हैं। लास्ट गुड एम्परर माने जाने वाले फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने अपना ज्यादातर टाइम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स में बिताया। बैटल्स के बीच में उसने अपनी स्टोइक फिलॉसफी का मैनिफेस्टो मेडिटेशंस लिखा। मार्कस ऑरेलियस के बाद उसके बेटे कोमोडस के अंडर आखिरकार पैक्स रोमाना का अंत हो गया। कोमोडस को अपने काम से ज्यादा ग्लैडिएटर की फाइट्स पसंद थी। इवेंचुअली कोमोडस के कुछ दुश्मनों ने उसे एक फाइटर और स्लेव नार्सिसस से गला दबाकर असैसिनेट करवा दिया। इसके बाद रोम फिर से कैओस में डूब गया। अगले 100 साल रोमन एम्पायर काफी अनस्टेबल रहा। इस पीरियड के दौरान 25 से ज्यादा एम्परर्स आए और उनमें से लगभग सभी को असैसिनेट कर दिया गया। एक बार तो प्रेटोरियन गार्ड ने एम्परर को मार दिया और नेक्स्ट एम्परर की पोस्ट को ऑक्शन पर लगा दिया। कई एम्परर्स ऐसे भी थे जिनका रूल सिर्फ कुछ दिन या हफ्तों तक ही चल पाया। कुछ की रेन का एग्जैक्ट ड्यूरेशन अभी भी अनसर्टन है, लेकिन सबसे छोटी रेन का रिकॉर्ड गॉर्डियन II के पास है, जो लगभग 22 दिन का था। 285 AD में डायोक्लिशियन, जो उस टाइम का एम्परर था, उसने रोमन एम्पायर को ठीक से मैनेज करने के लिए उसे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उसने एक सिस्टम बनाया जिसमें एक एम्परर वेस्ट को रूल करता था और दूसरा ईस्ट को, और दोनों को ऑगस्टस के टाइटल से बुलाया जाने लगा। और इन दोनों के अंडर एक एक डेप्यूटी एम्परर्स थे जिनको सीजर का टाइटल मिला, इसलिए इस पीरियड को टेट्रार्की का नाम दिया गया। फिर 305 AD में डायोक्लिशियन ने एक काफी रेयर चीज की, उसने थ्रोन को खुद ही गिव अप कर दिया, और ऐसा करने वाला वो पहला रोमन एम्परर बना। इसके बाद डायोक्लिशियन के को रूलर और वेस्टर्न एम्पायर के एम्परर मैक्सिमन ने भी रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद वेस्टर्न एम्पायर के सीजर के बेटे कॉन्स्टेंटाइन को वेस्टर्न एम्पायर का एम्परर अपॉइंट किया गया और उसको दोनों ऑगस्टस और सीजर का टाइटल दे दिया गया। लेकिन मैक्सिमन के बेटे मैक्सेंटियस ने डिमांड किया कि उसको सीजर का टाइटल दिया जाए। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और मैक्सेंटियस के बीच वॉर शुरू हो गई। माना जाता है कि वॉर से पहले कॉन्स्टेंटाइन को आसमान में क्रॉस दिखाई दिया और उसको लगा कि ये गॉड की तरफ से उसके लिए साइन है जिससे अपनाकर वो जीत सकता है, और फिर उसने अपने फ्लैग्स और आर्मी के बैनर्स पर क्रॉस को पेंट करवाया। इस वॉर में कॉन्स्टेंटाइन की जीत हुई और मैक्सेंटियस को मार दिया गया। वॉर जीतने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अपने एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। कॉन्स्टेंटीन का रूल 357 AD तक चला और उसके मरने के बाद उसके 3 बेटों के बीच पावर स्ट्रगल हुआ, लेकिन कोई भी थ्रोन पर टिक नहीं पाया। इसके बाद 363 ईस्वी में वैलेंटीनियन डायनेस्टी आई, जिसमें पावर स्ट्रगल्स, असैसिनेशंस और अनस्टेबल रूल था। 392 ईस्वी में वेस्ट के एम्परर वैलेंटीनियन II की मौत के बाद ईस्ट के एम्परर थियोडोसियस I ने दोनों एम्पायर्स को फिर से यूनाइट कर दिया, लेकिन ये यूनाइटेड रोमन एम्पायर ज्यादा समय तक नहीं रहा। थियोडोसियस की मौत के कुछ साल बाद उसके दोनों बेटों आर्केडियस और ओनोरियस के बीच रोम का फाइनल बंटवारा हो गया। आर्केडियस के अंडर ईस्ट था, जो आगे चलकर बिज़ेंटाइन एम्पायर बना, और होनोरियस के अंडर वेस्ट था, जिसका बहुत जल्द अंत होने वाला था। धीरे धीरे ग्रीक बोलने वाला बिज़ेंटाइन एम्पायर अमीर होता गया, जबकि लैटिन बोलने वाला वेस्टर्न एम्पायर इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो गया। बिज़ेंटाइन एम्पायर की दौलत ने अपने फोर्टिफिकेशन को मजबूत बनाया। जब इन्वेडर्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल की ताकत और रोम की कमजोरी को देखा तो उन्हें वेस्ट को अटैक करना ज्यादा आसान लगा। इस दौरान एक जर्मैनिक ट्राइब गॉथ्स ने बार बार वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर हमला किया। एक और ट्राइब वैंडल्स ने 455 AD में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 476 AD तक वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शायद ये एक इंटरेस्टिंग बात थी कि रोम के आखिरी एम्परर का नाम रोमुलस था, जो कि रोम के पहले एम्परर का भी नाम था। एक जर्मैनिक जनरल ओडोसियर के खिलाफ हारने के बाद रोमुलस को एग्जाइल में भेज दिया गया और जिंदगी के बाकी दिन उसने एग्जाइल में ही गुजारे, और इस तरह अंत हुआ रोमन एम्पायर का।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आप कौन से हिस्ट्री के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सी यू सून विद अनदर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री।